11th क्वेश्चन देखिए एक बार, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल चाइल्ड यानी बालकों के व्यक्तिगत विकास डैश। डेवलपमेंट हर एक बच्चे का या इंडिविजुअल चाइल्ड का या व्यक्तिगत बच्चे का कैसे होता है, देखिए एक बार, फटाफट से आंसर करो फिर आगे बढ़ेंगे। कोई कह रहा है 4000 प्लस वाली बुक में सुपर टेट के क्वेश्चन नहीं है, सभी एग्जाम्स में यूजफुल है क्या? हाँ बिल्कुल है चंचल, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं मिलेंगे, मिल जाएंगे, लेकिन वो पर्टिकुलरली या स्पेसिफिकली सुपर टेट के लिए नहीं है वो बुक, तो आप अवॉइड कर सकते हो, या तो क्लास नोट्स ले लो या फिर प्रीवियस ईयर वगैरह से काम चलाओ। देखो एक बार, या कोई और बुक भी देख सकते हो। डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल चाइल्ड कैन बी प्रेडिक्टेड एक्यूरेटली एंड एब्सोल्युटली। देख रहे हो, एब्सोल्युटली यानी बिल्कुल सटीक रूप से, जब मैं पैदा हुई थी तभी मेरे डेवलपमेंट के बारे में बताया जा सकता था, कोई भी व्यक्ति बता देता है ना, और एक्यूरेटली भी, है ना। ये पॉसिबल नहीं है। ये तो ऐसा हो गया कि जैसे रोबोट हो आपके पास और आपको पता है कि कितना क्या कर सकता है, चिप थोड़ी लगी हुई है पहले से, तो एक्यूरेटली नहीं बता सकते। आप प्रिडिक्ट कर सकते हो डेवलपमेंट को, इट कैन बी प्रिडिक्टेड बट नॉट एक्यूरेटली एंड एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली का मतलब क्या हो गया, 100%। आपको पता है कि इस एज में ये ऐसे करेगी, ये करना है, इसका ये फ्यूचर होगा, तो ऐसे तो डेवलपमेंट नहीं वर्क करता। कुछ हद तक प्रिडिक्ट किया जा सकता है, कुछ हद तक अनुमान लगाया जा सकता है एक्शंस के बेसिस पे, बट फुल्ली प्रिडिक्ट कोई नहीं कर सकता, है ना। जब तक आप सर्वज्ञ या ओमनीपोटेंट और ओमनी प्रेजेंट सब कुछ ना हो, सर्वज्ञाता, सर्व शक्तिमान, इस तरह की बातें ना हो जब तक, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन में आप सब कुछ बता देंगे, एब्सोल्यूट नहीं बता सकते, एक्यूरेट नहीं बता सकते, थोड़ा बहुत अंतर होगा। कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड एट ऑल, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, एट ऑल भी नहीं है, कुछ हद तक तो प्रिडिक्ट कर ही सकते हैं कि इस एज में बच्चा चलने लगेगा, अगर उसका साइंस की तरफ रुझान है तो उसको साइंस बेहतर पढ़ाएं, म्यूजिक में बहुत एक्सेप्शनल है तो वो कराएं, तो कुछ हद तक प्रिडिक्ट किया जा सकता है। सी ऑप्शन है, कैन बी प्रिडिक्टेड समवॉट बट ऑल चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स, यानी कुछ हद तक अनुमान लगाया जा सकता है बच्चे के विकास के बारे में, बट बहुत सभी बच्चे अलग अलग दर पे डेवलप होते हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी है कि स्टेजेस या सीक्वेंस या ऑर्डर सेम होता है बट दर अलग होती है। दो सेम एज के बच्चों में भी विकास की दर विभिन्न हो सकती है, भिन्न हो सकती है, अगर मैं कहूं डिफरेंट हो सकती है। 2-5 साल के बच्चे हैं या 2 साल के बच्चे हैं, एक बच्चा हो सकता है ज्यादा जल्दी उसमें विकास की दर हो, वो भाषा ज्यादा सीख पा रहा हो तेज या जल्दी चल लेता हो, दूसरा बच्चे ने थोड़ा लेट चलना सीखा, देर से बोलना सीखा, तो दर में अंतर हो सकता है स्टेज सेम होने के बावजूद भी, ठीक है। बट हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस एज में इतने शब्द बोलने लगेगा। इज डिसऑर्डरली एंड डिसकॉन्टिन्यूअस, भाई ऑर्डरली भी होता है डेवलपमेंट और कॉन्टिन्यूअस होता है, डिसकॉन्टिन्यूअस या डिसऑर्डरली नहीं होता। डिसकॉन्टिन्यूअस बहुत ही कम लोग मानते हैं जो स्टेजेस की बात करते हैं, लाइक प्याजे। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, ज्यादा एक्सप्लेन तो नहीं कर रही हूं मैं, बता दो जरा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, यानी कौन सा एक स्टेटमेंट करेक्ट है या सही है, कौन सा एक स्टेटमेंट करेक्ट है, बताइए एक बार। डेवलपमेंट इज नॉट सीक्वेंशियल, यानी डेवलपमेंट क्या है, सीक्वेंशियल ही नहीं है, सीक्वेंस में होता ही नहीं है ना। डेवलपमेंट इज डिसऑर्डरली, ऑर्डर ही नहीं है, कोई सीक्वेंस ही नहीं है, अगेन सेम बात हो गई। डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, हाँ सतत प्रक्रिया होती है, ये तो हमने डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स में भी पढ़ा है। डेवलपमेंट माइलस्टोन्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, ऐसा नहीं है विकास जो है संस्कृति से प्रभावित होता है, गलत हो गई ये बात। डिसऑर्डरली नहीं, ऑर्डरली होता है, सीक्वेंशियल होता है, ना कि नॉट सीक्वेंशियल। तो सिर्फ सी ऑप्शन ही सही है, जो कि 94% आप लोग दे भी रहे हैं। विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलेगा, वूम टू टूम्ब जाएगा, गर्भ से कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है विकास, या कॉन्सेप्शन पीरियड से। ये वर्ड्स को ध्यान में रखिएगा क्योंकि पेपर में आप कंफ्यूज वर्ड्स में होंगे। वूम टू टूम्ब चलने वाली प्रक्रिया है, यानी गर्भ से कब्र तक जाने वाली प्रक्रिया है, हमेशा चलती रहेगी। कॉन्सेप्शन टू डेथ चलने वाली, यानी गर्भाधान से कॉन्सेप्शन टू डेथ, मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है विकास। इट नेवर सीजेस टू स्टॉप, या फिर इट नेवर स्टॉप्स, ठीक है। पता नहीं कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है पैरों में, यहाँ वहाँ, बुढ़ापा नजदीक है। देखो एक बार, तो डेवलपमेंट क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस, सतत है, नेवर स्टॉप्स टू एग्जिस्ट। डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस, सतत प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है, ठीक है। बात कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में हो तो बता दो। आगे बढ़ेंगे। कल्चर का प्रभाव पड़ता है, संस्कृति का प्रभाव विकास पे पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, चिल्ड्रन लर्न्स दी नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज, कस्टम्स ऑफ द सोसाइटी बाय, यानी बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान जो है वो कैसे लेते हैं, इस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी।
ठीक है जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अभी हम 7 क्वेश्चन और करने वाले हैं। चिल्ड्रन लर्न्स द नॉलेज स्किल्स, यानी वो अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, अब कौशल सीखते हैं, बहुत सारे मूल्य सीखते हैं, कस्टम्स सीखते हैं, क्या रीतियां क्या रिवाज चल रहे हैं सोसाइटी में, किसके द्वारा, नेबरहुड के द्वारा, हाँ नेबरहुड से भी सीखते हैं, रिलीजन धर्म से भी सीखते हैं, स्कूल से भी सीखते हैं, पीयर ग्रुप साथी समूह जो लगभग रफली सेम एज के लोग होते हैं, रफली ऑफ द सेम एज। पीयर ग्रुप किसको कहेंगे, साथी समूह, चाहे वो क्लासमेट हो, दोस्त हो, जिनके साथ बच्चा रहता है, जो लगभग सेम एज के ही होते हैं, कई बार डिफरेंट भी हो सकते हैं अगर आप उनके साथ रहेंगे तो। सारी ही बातें सही हैं, डी ऑप्शन इज दी राइट आंसर, 67% लोग सही उत्तर दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। एज पर जीन पियाजे, यानी जीन पियाजे के अनुसार अडेप्टेशन इन्वॉल्व्स 2 कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिविटीज। अडेप्टेशन में 2 कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिविटीज होती हैं, यानी अनुकूलन की प्रक्रिया में 2 चीजें समाहित हैं। अगर आपने पियाजे की वीडियो सिर्फ यूट्यूब पे भी देखी है मेरी, या फिर अगर हम बात करें कोर्सेज में भी पढ़ाई की है करियर लैब पे, तो आपको ये बात क्लियरली पता है अडेप्टेशन के अंदर 2 चीजें आती हैं, है ना। इक्विलिब्रियम में अगर हम बात करें इक्विलिब्रेशन की, हमने कुछ प्रोसेसेस की बात की थी। इक्विलिब्रेशन की प्रोसेस, इसको ऐसे देख लो, इक्विलिब्रेशन संतुलन कहते हैं जिसको, इसके अंदर आती हैं 2 चीजें, एक है अडेप्टेशन, दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन। पियाजे की थ्योरी में ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हम बात करते हैं, कुछ लोग सिर्फ स्टेजेस पढ़ाते हैं, बट उससे पहले की और भी कहानी है, अडेप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होता है, जैसे आप दिमाग में कुछ चीजें ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक, वर्गीकृत कहेंगे कि आपने दिमाग में चीजों को अरेंज कर दिया, भाई ये फलाने का स्कीमा है, ये वो, आपने अलग अलग कैटेगरी में विभाजित कर दिया, क्लासिफाई कर दिया, वर्गीकृत कर दिया, दैट सिंपल। ऑर्गेनाइजेशन को हम डीप में कभी पढ़ते नहीं है। अडेप्टेशन की बात करें, अनुकूलन की, तो इसमें 2 और प्रोसेसेस हैं। एक है आपका एसिमिलेशन यानी आत्मसातीकरण, और दूसरा है एकोमोडेशन, समायोजन कहते हैं जिसको हम, यानी चेंज करना और ऐड करना। जब भी बात मॉडिफिकेशन किया है, चेंज किया है, तो हम कहते हैं क्या, एकोमोडेशन है, आपको चेंज करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, मैनिपुलेट करना पड़ेगा। एसिमिलेशन क्या है, आपको कुछ नया ऐड करना पड़ेगा अपने प्रीवियस स्कीमा में। स्कीमा क्या है, जो आपकी प्रीवियस नॉलेज है, आपके दिमाग में जो चीजें स्टोर्ड हैं, जो भी पूर्व ज्ञान है। मेरे दिमाग में क्या है, प्याजे के बारे में कोई बात है, इस पेन को मैं जानती हूँ, पानी के बारे में, ये माउस है, ये मुझे पता है, दैट मीन्स ये सब मेरे स्कीमा में एडेड है, ठीक। तो ये सब क्या है, ये की है, ये मुझे पता है, दैट मीन्स ये सब मेरे स्कीमा में एडेड है, ठीक। जो भी आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज है, तो स्कीमा में ऐड जो होगा, एक होता है एडिशन, सिंपल ऐड कर लिया, दूसरा है एकोमोडेशन, जिसमें आपको कुछ चेंज करना पड़ा, मैनिपुलेट करना पड़ा ऐड करते समय। तो अनुकूलन की प्रक्रिया में ये दोनों चीजें आती हैं, एक है सिमुलेशन, दूसरा है एकोमोडेशन। सिंपल बात है, ये आप किसी भी चीज को अडेप्ट करने में इन 2 प्रोसेसेस का यूज करते हैं। कोई कह रहा है मुझे नींद आने लगी, सो जाओ यार, रात का समय हो चुका है। 64% आंसर सही दे रहे हैं। एकोमोडेशन एंड एसिमिलेशन जो है वो इस प्रक्रिया में आते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इस बात को समझने में। अभी तो 5-6 क्वेश्चन और हैं, जिन्हें नींद आ रही हो सो जाना, ठीक है। देखो एक बार, अगर हम बात करें पियाजे की थ्योरी में, अडेप्टेशन के अंदर 2 चीजें हैं, एकोमोडेशन एंड एसिमिलेशन, यानी समायोजन, जिसमें हम मैनिपुलेट करते हैं, एडजस्ट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, है ना, ये सारी चीजें होती हैं समायोजन में। समावेशन में क्या है, जस्ट ऐड कर लिया नई नॉलेज को प्रीवियस एग्जिस्टिंग स्कीमा में। इक्विलिब्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं आते, इक्विलिब्रेशन के अंदर अडेप्टेशन है और ऑर्गेनाइजेशन है, उस अडेप्टेशन के अंदर एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन है। एकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रेशन नहीं आएंगे साथ में, ये तो इसी के अंदर पाया जाएगा। एसिमिलेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन अगेन गलत कॉम्बिनेशन है, इसलिए मैंने आपको प्रॉपर बताया है डिटेल में, ठीक। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए एक बार, पढ़िएगा, बड़ा क्वेश्चन है, पियाजे का ही क्वेश्चन है, इजी है, बट अगर आपने थियोरी पढ़ी है तो पढ़िए एक बार क्वेश्चन और जवाब दीजिए। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, अगर जीन पियाजे के अनुसार हम बात करें, इतनी मुश्किल से दोबारा एक्सरसाइज शुरू की थी, अब फिर से छोड़नी पड़ेगी, तबीयत एकदम ठीक नहीं है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, एट विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी जीन पियाजे की किस स्टेज ऑफ संज्ञानात्मक विकास, डू चिल्ड्रन गेन द एबिलिटी टू अरेंज आइटम्स, बच्चों में अरेंज करने की आइटम्स को एबिलिटी आ जाती है, सच एज आइटम्स अलोंग क्वालिटेटिव
डायमेंशंस यानी उनकी क्वालिटी के बेस पे, सच एज लेंथ, वेट, येट हैव डिफिकल्टी इन डीलिंग विद मेंटल ऑपरेशंस दैट इन्वॉल्व एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। सिंपल बात है, बच्चे में क्या आ जाती है, एबिलिटी आ जाती है किस चीज की, अरेंज करने की आइटम्स को। याद करो CCS, CCS बोले तो क्लासिफिकेशन और क्या था आपका, कंजर्वेशन और सीरिएशन। ठीक, तो क्लासिफाई और सीरिएशन वो कर लेता है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट चीजों में, अमूर्त चीजों में उसको दिक्कत आती है, क्योंकि कॉन्क्रीट यानी कॉन्क्रीट का मतलब क्या है, मूर्त चीजें जिनको टच और फील किया जा सकता है उनमें वो कर लेता है, एब्स्ट्रैक्ट में प्रॉब्लम आती है। सिंपल मतलब है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की आयु है ये पियाजे के अनुसार। 60% आंसर सही है। एब्स्ट्रैक्ट में प्रॉब्लम अगर नहीं होती, होता कि एब्स्ट्रैक्ट सॉल्व कर लेता है तो फॉर्मल हो जाता 11 से 15 के बीच में। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट में प्रॉब्लम आती है, कॉन्क्रीट कर लेता है। कॉन्क्रीट मतलब देखो, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट दो चीजें होती हैं। कॉन्क्रीट वो जिसको आप टच कर सको, फील कर सको, मान लो ये पेन है, ये कॉन्क्रीट है। अगर मैं कहूँ लव, तो लव एब्स्ट्रैक्ट है, कहीं लिखा नहीं है दिमाग में, मतलब कोई टच करने की चीज नहीं है, किसी चीज पे लव लिखा पेपर पे और कह दिया ये लव है ना, या किसी बच्चे का नाम लव रख दिया और कहा कि लव है, वो कॉन्क्रीट हो जाएगा। ये वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। लव, ऑनेस्टी, ये सब चीजें क्या है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, इन द थियोरी प्रपोज्ड बाय लेव वाइगोस्की प्राइवेट स्पीच, यानी निज वाक कहते हैं या व्यक्तिगत वाक कहते हैं प्राइवेट स्पीच को, वाइगोस्की के अनुसार प्राइवेट स्पीच का मतलब क्या है, बताइए बताइए। सीटेट का बैच लेना है, करियर विल ऐप डाउनलोड कर लो, अभी एडमिशन ओपन है आई थिंक कुछ दिनों तक। आपकी वजह से पेडागोजी में 25 दोनों में, बहुत बढ़िया, आप लोगों की मेहनत है यार। क्लास नोट्स हिंदी में अभी तक तो नहीं आई है, ये सब के लिए इंपॉर्टेंट है भाई सेशन। देखो एक बार लाइक शेयर करो यार, खुशी खुशी, मैं भूल जाती हूँ ये सारी बातें कहना, क्योंकि क्लासेस आजकल कम होने लगी हैं, बट अब बढ़ा देंगे, मंडे टू फ्राइडे कर देंगे। प्राइवेट स्पीच हेल्प्स द चाइल्ड टू रेगुलेट हर थिंकिंग, बिल्कुल सही बात है, सेल्फ रेगुलेशन के काम आती है प्राइवेट स्पीच। अगर आपने यूट्यूब पे भी मेरी लेव वाइगोस्की की वीडियो देखी है या मैराथन सेशन देखा है 4 घंटे वाला, तो आपको पता होगा स्व नियंत्रण के काम आती है प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच क्या होती है, अरे हिमांशी वो वाला काम तो हुआ नहीं यार, वो वाला काम ना ऐसे करूंगी, ये वाली इन्वेस्टमेंट ऐसे कर दूंगी, ये वाली क्लास ऐसे ले लेंगे, ये वाली बुक ऐसे कर लेंगे, खुद से बातें कर रही हो। दैट मीन्स खुद के ही थॉट्स को निर्देश दे रही हूँ, डायरेक्शन दे रही हूँ, रेगुलेट कर रही हूँ कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा कर लेंगे। ये प्राइवेट स्पीच है, खुद से ही बोल बोल के बातें करना, सब करते हैं, है ना। इज अ हिंड्रेंस, हिंड्रेंस नहीं है, हिंड्रेंस तो बिल्कुल नहीं है, वाइगोस्की लैंग्वेज को टूल मानते हैं। ईगोसेंट्रिज्म, ये पियाजे के अनुसार होगा, वाइगोस्की के अनुसार नहीं। डिक्रीजेस एज द चाइल्ड इज प्रेजेंटेड विद मोर चैलेंजिंग टास्क्स, ऐसा भी कुछ नहीं है, प्राइवेट स्पीच हमेशा रहती है। आगे बढ़ते हैं, ए ऑप्शन सिंपल आंसर सही था, जो कि 58% ही दे पाए। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की, टीचर्स कैन असिस्ट इन लर्निंग बाय, यानी वाइगोस्की के अनुसार शिक्षक बच्चों के अधिगम में किस प्रकार मदद कर सकते हैं, शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकते हैं किसमें, अधिगम में, लर्निंग में। ठीक है, हाउ टीचर्स कैन हेल्प या असिस्ट इन लर्निंग बाय व्हाट, देखिएगा एक बार। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोवाइडिंग एप्रोप्रिएट रिवॉर्ड्स, यानी सही उपयुक्त इनाम देकर के, रिवॉर्ड्स देकर के। देखो रिवॉर्ड्स बहुत अच्छा तरीका नहीं है, रिवॉर्ड्स वन ऑफ द टेक्निक्स हैं जिसको यूज किया जा सकता है, बट हमेशा रिवॉर्ड से अगर आप काम करवाएंगे तो वो एक्सटर्नल मोटिवेशन हो जाएगी, और वाइगोस्की रिवॉर्ड्स के बारे में कहीं बात नहीं कर रहे। ठीक है, गिविंग स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, अगेन ये भी खराब तरीका है। चेंजिंग द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ सपोर्ट, कि जो सपोर्ट आप दे रहे हैं उसकी क्वालिटी और उसके नेचर में अंतर ले आइए तो बच्चा सीख जाएगा। फिर डी ऑप्शन है, उन्हें ब्लैक बोर्ड से सारे उत्तर नकल करवा करके, तो रट्टाफिकेशन हो जाएगी। वाइगोस्की कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, रचनावादी हैं। अगर हम वाइगोस्की की बात करें, जो लोग नए हैं मैं उनको बता भी दूं, वाइगोस्की क्या है, एक पियाजे और वाइगोस्की दोनों कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, बट वाइगोस्की क्या है, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। वाइगोस्की की अगर हम बात करें, 37 की एज में आई थिंक इनकी डेथ हो गई थी, बट ही हैज डन एन अमेजिंग जॉब इन साइकोलॉजी, पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट। वाइगोस्की की अगर हम बात करें तो वो क्या है, एक सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं या सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, सामाजिक रचनावादी हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन व्यक्ति, जो आपका एनसीएफ है, या हम बात करें नई शिक्षा नीति की भी, ये सब किन चीजों को फॉलो करते हैं, रचनावाद को। रचनावाद का मतलब क्या है, जहां बच्चा एक्टिविटी करके सीख पाए, सामाजिक रचनावादी हैं। वाइगोस्की क्या है, सामाजिक रचनावादी हैं। ये चीजें ना दिमाग में बैठ जानी चाहिए, जिनको पहले से आता है ना वो भी ज्यादा चौधरी ना बनते हुए, चौधरी या पंडित से मेरा मतलब यहाँ ये है वन हु नोज एवरीथिंग, है ना, कि हमें पता है पहले से, वो वाली सोच ना रखते हुए क्या रखना है, इस चीज को रिवाइज कर लेना है चुपचाप से। ठीक है, सोशियो या सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब क्या है, ये मानते हैं सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट के चिल्ड्रन कैन कंस्ट्रक्ट नॉलेज, यानी बच्चे, चिल्ड्रन कैन
एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज, यानी बच्चे सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सकते हैं या बच्चे ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। दैट मीन्स समाज और संस्कृति के साथ अंतःक्रिया करके, इंटरेक्शन करके बच्चे नॉलेज को एक्टिवली बिल्ड कर सकते हैं, ऐसा वाइगॉस्की मानते हैं। पियाजे क्या कहेंगे, बच्चा स्वयं से एक्टिविटी करके अपनी दुनिया की समझ बना सकता है। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट लोग जो हैं वो ये मानते हैं कि बच्चे को एक्टिविटी करने का मौका दो, क्योंकि वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकता है। तो इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, कंस्ट्रक्शन या कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी वो मानते हैं कि बच्चा नॉलेज को एक्टिवली कंस्ट्रक्ट कर सकता है। चिल्ड्रन कैन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज, राइट। कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। देखो एक बार, तो हम कहेंगे कि बच्चे को आप सपोर्ट ठीक से दे दो, वो सीख जाएगा। टीचर्स कैसे असिस्ट करें या हेल्प करें सीखने में, बच्चे को सही से हेल्प दे करके, अपनी हेल्प की तरीके में चेंज ला करके, जैसा बच्चे को जरूरत है वैसी हेल्प दे, अपनी मन मर्जी से नहीं, है ना। कि बच्चे को दिक्कत आ रही है वाइगॉस्की को समझने में, वो समझा रहे हैं पियाजे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए एक बार। पूजा टेल्स हर फ्रेंड दैट वी शुड फॉलो क्लास रूल्स एल्स द टीचर विल नॉट अलाउ अस टू प्ले आउटसाइड। पूजा एक बच्ची है जो अपनी किसी दोस्त को कह रही है कि हमें ना क्लास रूल्स को फॉलो करना चाहिए, कि शोर नहीं मचाना चाहिए या बाहर नहीं जाना चाहिए, है ना, या फिर होमवर्क पूरा करना चाहिए। क्यों, रीजन क्या है इसके पीछे का? रीजन क्या है? ममता कह रही है, हेलो दी, पहली बार लाइव देखा, बहुत बढ़िया ममता, अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिल करके, सभी का स्वागत है। पहली बार, आखिरी तो किसी का ना ही हो, है ना, 10वीं बार, 100वीं बार, 1000वीं बार। देखो एक बार, विल नॉट अलाउ अस टू प्ले आउटसाइड, क्योंकि टीचर हमें खेलने नहीं देंगे अगर हमने क्लास रूल्स को फॉलो नहीं किया तो। पूजा इज एट विच स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग, यानी नैतिक विकास की किस अवस्था में है पूजा। पूजा मानती क्या है कि हमें क्लास रूल्स को किस लिए फॉलो करना चाहिए, इसलिए नहीं कि क्लास में एक ऑर्डर बना रहेगा या क्लास में बच्चे सब अच्छे से सीख पाएंगे, एक व्यक्ति लॉ तोड़ेगा तो दूसरा भी लॉ तोड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। उनका सिंपल लॉजिक क्या है, या अच्छी बात होती है लॉज को फॉलो करना, ऐसा भी कुछ नहीं है। उनका सिंपल लॉजिक है कि अगर क्लास रूल्स फॉलो नहीं किए तो खेलने का मौका नहीं मिलेगा। दैट मीन्स पनिशमेंट से बचने के लिए ओबीडियंस का पालन हो रहा है। दैट मीन्स आज्ञाकारिता, किससे? पनिशमेंट से बचने के लिए। दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास पहली ही स्टेज है, पहले ही लेवल की कोहलबर्ग की, ठीक है। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। नैतिक विकास यानी मॉरल डेवलपमेंट क्या होता है? सही और गलत के प्रति कुछ सिद्धांत बनाता है समाज, जिसको हम मॉरल प्रिंसिपल्स या मॉरल डेवलपमेंट कहते हैं। गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन होता है जब उसको अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनना होता। अथॉरिटी सोशल, ये सब काम ही नहीं करेंगे। सिंपल रीजन है इसके पीछे कि खेलने नहीं दिया जाएगा, दैट मीन्स पनिशमेंट मिलेगी, इसलिए आज्ञा का पालन कर लो। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट एज पर हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थियोरी दी है, यानी बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार कौन सी एक बात सही नहीं होगी, ये पूछा है। फटाफट से उत्तर दीजिए, मजा आ रहा है आप लोगों के साथ डिस्कशन में। और मुझे अच्छा ऐसे ही लगता है कि चाहे हम 20 क्वेश्चन करें, चाहे हम 15 क्वेश्चन करें या हम 50 करें, लेकिन समझ के करें, एक एक ऑप्शन को प्रॉपर एक्सप्लोर कर पाएं, उसका रीजन समझ पाएं कि 4 ऑप्शन में से क्यों सही है, कौन सा सही है, क्यों होना चाहिए और कहना क्या चाहता है क्वेश्चन, कि आप पेपर में उसको कैसे टारगेट करेंगे। देखिएगा एक बार, अगर हम बात करते हैं कि कौन सा एक ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो इंटेलिजेंस इज अ फिक्स्ड एंड स्टेबल ट्रेट, यानी बुद्धिमत्ता एक स्थिर तथा विशिष्ट चीज है, किसी किसी में ही बुद्धि होती है, ऐसा मानते थे गार्डनर। तो फिर आईक्यू की बात कर लेते। इंटेलिजेंस कैन बी नर्चर्ड एंड ग्रोन, यानी हम इंटेलिजेंस को क्या कर सकते हैं, परिपोषित कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। इंटेलिजेंस इज ऑफ सेवरल काइंड्स, कई प्रकार की बुद्धि हो सकती है, बजाय कि किसी एक जनरल फैक्टर के, जो कि जनरल फैक्टर की बात कौन कर रहा था, चार्ल्स स्पीयरमैन कर रहे थे, जनरल और स्पेसिफिक फैक्टर की, या अगर एक फैक्टर की बात करें तो बिने कर रहे थे। इंटेलिजेंस कैन नॉट बी टाइड टू अ सिंगल डोमेन, ये बात बिल्कुल सही है कि किसी एक डोमेन में अगर कोई मैथ्स में अच्छे नंबर लाता है तो ही वो इंटेलिजेंट है, जो किसी और चीज में, म्यूजिक में अच्छा है वो इंटेलिजेंट नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। हालांकि हमारे देश में या बहुत सारी जगह पे अभी भी यही माना जाता है कि अगर आप साइंस परस्यू कर रहे हैं तो आप बहुत ही महान हैं, आप में बहुत ज्यादा दिमाग है, अगर आप ह्यूमैनिटीज फॉलो कर रहे हैं या आर्ट्स ले रहे हैं तो आप में दिमाग नहीं है। तो गार्डनर ऐसी बातों को नहीं मानते। ए ऑप्शन एकमात्र सही उत्तर है जो नॉट के फेवर में है, कि हार्वर्ड गार्डनर के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। तो हार्वर्ड गार्डनर के बारे में पहला ऑप्शन सही नहीं है कि इंटेलिजेंस एक फिक्स्ड और स्टेबल ट्रेट है। ये कहते हैं इंटेलिजेंस को नर्चर किया जा सकता है, हर व्यक्ति इंटेलिजेंट है, कोई किसी फील्ड में, कोई किसी फील्ड में। तो ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये फ्लेक्सिबल मानते हैं, ना कि फिक्स्ड। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पे।
इन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन यानी बाल केंद्रित शिक्षा में क्या द टीचर डज नॉट प्ले एनी रोल। देखो बाल केंद्रित का मतलब क्या है, बच्चे सेंटर में है। इसका मतलब ये नहीं है कि टीचर है ही नहीं क्लास में, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि टीचर का कोई रोल नहीं होता, लेकिन बच्चा सेंटर में, बच्चे के अकॉर्डिंग क्लास चलेगी। फिर है बी ऑप्शन, द टीचर प्लेज एक्टिव रोल व्हाइल द स्टूडेंट्स आर पैसिव। बच्चों को पैसिव रखने वाली क्लास चाइल्ड सेंटर्ड नहीं हो सकती। चाइल्ड सेंटर्ड क्लास में बच्चे तो एक्टिव होंगे, निष्क्रिय नहीं हो सकते, वो बस बैठ के देखेंगे और टीचर कुछ करेगा, है ना। ऐसा थोड़ी है कि कोई नाटक होने वाला है जिसमें सिर्फ टीचर एक्टिव है। द स्टूडेंट्स आर एक्टिव व्हाइल द टीचर इज पैसिव। टीचर पैसिव होगा, बच्चे एक्टिव होंगे, ऐसा भी नहीं है, दोनों का एक्टिव होना जरूरी है। टीचर एंड स्टूडेंट आर बोथ एक्टिव। सिंपल बात, नो बकवास, कि बच्चे और शिक्षक या शिक्षिका दोनों ही सक्रिय भूमिका में होते हैं, दोनों एक्टिविटी कर रहे होंगे। टीचर भी किसी ग्रुप में, अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं या बच्चे एक्टिव हैं उनके साथ टीचर भी एक्टिव है, उसको हम चाइल्ड सेंटर्ड क्लास कहेंगे। चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब ये नहीं है कि टीचर सेंटर में नहीं है तो बिल्कुल कोई टीचर की जरूरत ही नहीं है। टीचर की जरूरत है और हमेशा रहेगी, चाहे टेक्नोलॉजी आ जाए, इंटरनेट आ जाए, रोबोट्स आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो हम कहेंगे टीचर और बच्चे दोनों एक्टिव हैं, राइट। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया, चाइल्ड सेंटर्ड की वीडियो शायद लेट्स लर्न पे भी मिल जाएंगी आपको कुछ तो, और वैसे भी मैं बता देती हूँ। टीचर सेंटर्ड यानी शिक्षक केंद्रित कक्षा क्या होती है, दो तरह की क्लासेस हैं। टीचर सेंटर्ड वो क्लासरूम है जहां पे सिर्फ टीचर एक्टिव है, टीचर की ही चलेगी। चाइल्ड सेंटर्ड क्या है, बाल केंद्रित, जिसकी बात जॉन डुई भी करते हैं, मारिया मॉन्टेसरी भी करती हैं, फ्रेडरिक फ्रॉबेल भी करते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड यानी बाल केंद्रित क्या है, जिसमें बच्चा और टीचर दोनों एक्टिव हैं। तो टीचर सेंटर्ड में क्या होता है, टीचर है यहाँ पे और बच्चे कहीं यहाँ बैठे हुए हैं, टीचर एक्टिव हैं, ये बैठ के सुन रहे हैं चुपचाप से, यहीं से चौक फेंक फेंक के मारी जा रही है कि पीछे वाले सो गए कि जग रहे हैं। चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम वो है जहां सब एक्टिव हैं। मान लीजिए ये 3 बच्चे बैठे हुए हैं, इनके पास भी टीचर आए, है ना, ये और 3 बच्चे बैठे हुए हैं, इनके ग्रुप में भी टीचर आए, जहां जरूरत हो ये आपस में बात कर रहे हैं, सब इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो जहां जरूरत है वहां टीचर है, यानी टीचर एंड बच्चा दोनों एक्टिव हैं, बोथ आर एक्टिव। कहां पे, चाइल्ड सेंटर्ड में। बच्चे की इंटरेस्ट, उसकी क्यूरियोसिटी, उसकी एज, उसके एप्टीट्यूड एटीट्यूड, इन सब के अनुसार पढ़ाया जाता है। एक्टिविटी सेंटर्ड क्लास होती है चाइल्ड सेंटर्ड। टीचर सेंटर्ड थोड़ी बोरिंग होती है, लेक्चर बेस्ड होती है, वन साइडेड होती है, एक तरह से एक तरफा प्यार के जैसी, है ना। कई लोगों को तुरंत ऐसे बोल दो एक बार प्यार, नींद से खुल जाती है, क्लास में मन लग जाता है उनका। खैर मजाक कर रही हूँ, आगे बढ़ते हैं।